हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि संधि पे हम पहले 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि हम स्वर संधि, व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग विसर्ग संधि देखेंगे। एक बात आपको बता दूं कि संधि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका रेशियो क्या होता है। 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं और जो 30% बचता है उसी में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा तो स्वर संधि है, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 30% क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले विसर्ग होता क्या है। विसर्ग, ये अह वाला आप लोग जानते हैं, जहाँ पे 2 ये बिंदी होती है, ठीक है, ये हमारा विसर्ग होता है, ठीक है। अब विसर्ग संधि क्या होती है। जब किसी विसर्ग का मतलब इसी का, जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ संधि की जाती है और उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें संधि कैसे होती है, इसके बहुत सारे रूल हैं। रूल तो वैसे बहुत ज़्यादा, उसमें से कुछ काट छाट के थोड़ा छोटा करके जो आपको समझ में आए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन फिर भी आपको कुछ रूल मुझे यहाँ बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं वो नहीं बताऊँगी तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ रूल और एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको इसे समझाऊँगी विसर्ग संधि को। इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे अघोष और सघोष की ज़रूरत पड़ेगी, उसे समझ लेते हैं। वर्णमाला की क्लास में मैंने आपको बताया है अघोष सघोष। अघोष क्या होता है, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है वो अघोष होते हैं, जो कि इसे हमेशा याद रखिए कचट तप, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अघोष में कौन से आते हैं, जो ये हमारा पहला वर्ग है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तो पहला वर्ग का जो हमारा पहला और दूसरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है हमारे, ये अघोष में आते हैं। मतलब किसी भी वर्ग के जो पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं वो आते हैं हमारे किसमें, अघोष में। और जो तीनों श होता है हमारा वो भी अघोष में आता है। अच्छा, अब सघोष क्या होता है। सघोष जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अब जो बचते हैं 3, 4, 5, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन प्लस य, र, ल, व प्लस ह, और जो भी स्वर हैं सारे स्वर सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। इसको यहाँ इसलिए समझना जरूरी था क्योंकि आगे रूल में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला रूल है, पहली बात बता दूं संधि कैसे होती है, हर बार हर क्लास में बताया है। 2 शब्द दिए होते हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, उन्हीं को जोड़ते हैं और उसी से हमारी संधि होती है। तो चलिए अब पहला रूल समझते हैं। पहला रूल है विसर्ग का स में परिवर्तन, ठीक है। जब हमें विसर्ग दिया हो, विसर्ग में ही जोड़ते हैं, हमें पता है, विसर्ग दिया हो प्लस जो हमें शब्द दिया हो, उस शब्द में अगर पहला वाला जो अक्षर है, ठीक है, वो अघोष हो। अघोष मतलब हमारे वर्ग के पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा। लेकिन यहाँ पर हम क वाले वर्ग को और प वाले वर्ग को छोड़ेंगे, ठीक। सिर्फ किसको लेंगे हम, च को, ट को और त को लेंगे, ठीक है। तो जब भी देखिए च और छ आता है, जब भी इस तरफ हमारा च और छ आता है तो वो हमेशा इस बड़े वाले श में बदल जाता है जब संधि होती है, ठीक है। और जब अगर ट ठ यहाँ मिलता है तो वो किसमें, इस षटकोण वाले स में बदल जाता है, ठीक है। और जब त थ होता है तो हमें अगर इधर त और थ मिल जाए तो ये छोटे वाले स में बदल जाता है। इसको उदाहरण से अभी हम लोग समझेंगे, एक बार समझ लीजिए। जब जो जिस शब्द से संधि करनी होती है उसका पहला अक्षर अगर च या छ होता है तो संधि में वो बड़ा वाला स बन जाता है, ठीक। जब ट या ठ होता है तो षटकोण स बन जाता है, और जब त और थ होता है तो वो छोटे वाले स में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल, निह प्लस चय, ठीक है।
जब विसर्ग के साथ, अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला शब्द है वो किससे शुरू हो रहा है, च से शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या, और एक चीज, जब भी संधि बनती है तो ये जो श हमारे तीनों आएंगे ये हलंत वाले आएंगे, आधे आएंगे, पूरे नहीं आएंगे। अगर पूरा आता है तो फिर वो गलत है, हमेशा क्या होगा, आधा आएगा। देखिए ये हो जाएगा निश्चय, ठीक। विसर्ग हट के यहाँ पे आधा स बन गया, च था तो बड़ा वाला स आया और आधा आएगा, याद रखिएगा, हलंत वाला आएगा। उसी तरह से निह प्लस छल, यहाँ पे देखते हैं छ है, यहाँ पर भी बड़ा वाला स आएगा, निश्चल हो जाएगा और आधा स ही आएगा। उसी तरह से निह प्लस तार हम देख सकते हैं, त और थ का छोटा वाला स बन जाता है तो ये हो जाएगा हमारा निस्तार, आधा स आएगा, ठीक। उसी तरह से निह प्लस ठुर, ट ठ का ये वाला स बन जाता है तो उसी तरह से हम देख सकते हैं निष्ठुर हो जा रहा है, आधा स आएगा। धनु प्लस टंकार, देख सकते हैं ट है यहाँ पे, ठीक, तो ट का ये वाला स बन जाएगा, धनुष टंकार, आधा स, ठीक। निह प्लस तारण, ठीक है, यहाँ पे त है, जब त रहता है तो छोटा वाला स आ जाता है, त और थ होते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आधा स, बन जाएगा निस्तारण। लेकिन जहाँ पे अगर आपको जैसे अनुस्वार, पूरा स्वर अगर मतलब पूरा शब्द मिलता है, आधा स नहीं मिलता है, पूरा मिल जाता है, तो समझिए वो गलत है, वहाँ संधि नहीं है विसर्ग की, ठीक है। तो ये पहला नियम हम लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा नियम देखते हैं, ठीक है। जब विसर्ग के बाद सघोष, उसमें सघोष वर्ड, सघोष अक्षर जुड़े, व्यंजन जुड़े, ठीक है, और या य र ल व जुड़े, और तो वो विसर्ग हमारा संधि में क्या बन जाता है, ओ की मात्रा आ जाती है उसमें, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मन प्लस विज्ञान, ठीक है। हम देख सकते हैं कि विसर्ग में हमारा क्या जुड़ रहा है, ये जो मैंने य लव बताया है वह, ठीक है, यहाँ पे वह आ गया हमारा, ठीक। अब ये जुड़ेगा तो ये विसर्ग वाला क्या, यहाँ पे विसर्ग हट के ओ की मात्रा आ जाएगी, मन विज्ञान का मनोविज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यश प्लस धरा, ठीक है। अब देखिए ध हमारा किस में है, देख सकते हैं, तीसरा चौथा पांचवा यही है ना, तो ध हमारा ये सघोष मिल गया हमें, तो क्या है यश प्लस धरा, ये वाला विसर्ग हट के क्या हो जाएगा, यशोधरा। उसी तरह से मन प्लस रथ क्या हो जाएगा, र इसमें देख सकते, यर अलावा यहीं पे है तो हो जाएगा मनोरथ, ठीक है। उसी तरह से चौथा है तप प्लस भूमि, क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा विसर्ग हट के तपोभूमि। उसी तरह से मन प्लस भाव, विसर्ग हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगा मनोभाव, ठीक है। तो समझ में आया, जब विसर्ग के बाद यर लव आए, चाहे सघोष का कोई अक्षर व्यंजन कोई आ जाए, तो क्या बदल जाएगा, विसर्ग हट के वहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, संधि में इस तरह से बन जाएगा। ये दूसरा नियम क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे नियम पे हम लोग। विसर्ग में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। जब भी हमें विसर्ग के बाद ये वाला स, ये वाला स या ये वाले स मिलते हैं, तीनों स, ठीक है, उससे हमारा शब्द का शुरुआत होता है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये सीधे सीधे निसंदेह हो जाएगा, या क्या हो जाता है, यही जिससे शुरुआत हो रही है इस स से, या तो आप इसको ऐसे एज इट इज लिख दीजिए निसंदेह, ये भी सही है, या आप क्या कर सकते हैं, नी लिख के ये जो हमारा स आया है, ठीक है, तो इसके आगे ये विसर्ग हट के आधा, यही वाला आधा स लग जाएगा, निस्संदेह हो जाएगा, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। यही वाला आधा लगेगा, कोई और स नहीं, यही स लगेगा, ठीक। उसी तरह से निसहाय, तो या तो इसको निसहाय लिख दीजिए सीधे सीधे, या निस्सहाय, इसी स का विसर्ग को हटाकर आधा स लगा दीजिए और बाद में सहाय को एज इट इज जोड़ दीजिए, हो जाएगा निस्सहाय। उसी तरह से निह प्लस सार है, ठीक है, या तो आप निहसार लिखिए सीधे सीधे, ये भी सही है, या आप क्या करेंगे, नी लिखेंगे वहां पे, सार पीछे, और ये विसर्ग हट के यही वाला आधा स आगे लग जाएगा, निस्सार हो जाएगा। उसी तरह से निशंक का निशंक लिखिए या निशंक, ठीक है, समझ गए इसको। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या है वो देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं पहले। नी प्लस हार, ठीक है, जब हमें विसर्ग के बाद कोई अघोष व्यंजन मिले, ठीक है, या य र ल व में से कुछ मिले, मतलब विसर्ग के बाद कि क्या जुड़े, कोई अघोष वाला जुड़े, ठीक, या य र ल व, अघोष मतलब
हर वर्ग का पहला और दूसरा वो जुड़े या य र ल व में से भी कोई जुड़े। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, आधा र मिलता है। ये जो हम जिसको उड़ंकुआ र बोलते हैं, ये वाला र हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल। निह प्लस हार क्या हो जाता है, निर्हार। अब हम देखेंगे कि ये विसर्ग हटके यहाँ पे ये र वाली हमारी जो मात्रा है ये यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा निर्हार। उसी तरह दुह प्लस यस हो जाएगा दुर्यस, ये हटके ये वाला र लग जाएगा, दुर्यस हो जाएगा। उसी तरह से निह प्लस घोष, ठीक है, ये विसर्ग हटेगा यहाँ और ये वाला र लग जाएगा ऊपर जो लगाते हैं। ठीक है, निर्घोष हो जाएगा। उसी तरह निह झर का, निह प्लस झर का निर्झर। उसी तरह से निह प्लस जल का निर्जल और दुह प्लस गुड़ का दुर्गुड़ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ चुके आप। क्या था कि अगर विसर्ग में अघोष या य र ल व में से कुछ भी किसी की भी संधि होती है तो हमें जो संधि करके जो शब्द मिलेंगे उसमें ये वाला र, हमारा जो ऊपर ये वाला र लगता है, ये हमारा हर जगह मिलेगा आपको। ठीक है, संधि में, संधि के द्वारा जो नए शब्द का निर्माण होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। ठीक है, इसको देखते हैं। जब भी इसमें क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। निह प्लस रव क्या बन जाता है, नीरव। ठीक है, जब हमें विसर्ग से पहले कोई छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, ठीक है, होता है और उसके साथ हमेशा क्या जुड़ता है, र। ये स्पेशल केस है र के लिए सिर्फ। ठीक, जब छोटी विसर्ग के पहले छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, ठीक है, वो अगर र से जुड़ते हैं, मतलब जो भी शब्द से जुड़ना है उसका पहला वाला अगर र है, सिर्फ र के लिए ये केस है। अगर वो र है तो जब उसकी संधि होती है तो ये जो मात्रा हमारी होती है वो दीर्घ स्वर वाली हो जाती है। ठीक है, अगर छोटी है तो वो बड़ी हो जाती है, छोटा ऊ है तो वो बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे नि प्लस रव सीधे सीधे नीरव बन जाएगा। ठीक है, ये रव लग जाएगा और विसर्ग हमारा हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, दीर्घ स्वर हमें मिल जाएगा। उसी तरह से नी प्लस रस का नीरस, दू प्लस राज का, यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ है। ठीक है, तो जब इसका होगा तो ये संधि होगी तो ये राज एज इट इज लग जाएगा और दू का ये बड़ा वाला ऊ लग जाएगा, दुराज। ठीक, ये सिर्फ र के केस के लिए ऐसा है, सिर्फ र के लिए। नी प्लस रोग निरोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पे। देखिए, जब अ आ के बाद क ख प फ हो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब विसर्ग से पहले अगर अ आ आता है और उसको जब हम जोड़ते हैं तो जो दूसरा शब्द होता है अगर उसका पहला अक्षर क ख हो या प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज वो वहाँ पे लिख दिया जाता है संधि होने के बाद। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रातः काल है, ठीक है, प्रातः प्लस काल तो इसका सीधे सीधे बन जाएगा प्रातः काल, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से रजह प्लस कड़, रजह कड़ हो जाएगा। अधः प्लस पतन, अधः पतन हो जाएगा। अंतः प्लस करण, अंतः करण हो जाएगा। और अधः प्लस पतन, अधः पतन हो जाएगा। देख रहे हैं हम, इसके पहले अ आ आया है विसर्ग के पहले और इधर क या ख से प से किसी से भी जुड़ रहा है तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, एज इट इज इसको आप रख देंगे, लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, 2-4 शब्द ऐसे हैं कि जहाँ पे इस एज इट इज नहीं आता, वहाँ स आ जाता है, उसको देख लेते हैं। एक होता है हमारा तिरह प्लस कार। अब तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो तिरहकार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, यहाँ तिरस्कार हो जाता है, बीच में एक आधा स आ जाता है। उसी तरह से नमः प्लस कार, नमस्कार हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, ये सब अपवाद हैं इस नियम के। यहाँ पर क्या होता है, आधा स बीच में आ जाता है। और इस संधि को भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार अक्सर पूछ लिया जाता है तो उसका होता है नमः प्लस कार, उसका संधि विच्छेद होता है नमस्कार का। उसी तरह से तिरस्कार का तिरह प्लस कार होता है। ठीक है, ये हमने रूल देख लिया। अब हमारा लास्ट रूल बचा हुआ है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या है कि जब ई ऊ के साथ स, इसका मतलब है एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। नी प्लस कपट है अगर, ठीक है, अगर हमारा जो विसर्ग है उसके पहले ई, छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा आती है, ठीक है,
तो हमेशा जब यहाँ पे संधि बनेगी तो ये विसर्ग हट के हमेशा ये जो षटकोण वाला स होता है इसका हलंत वाला आधा वो शब्द में लग जाता है हर जगह। ठीक है, देखें नी प्लस कपट निष्कपट हो जाता है। अब हम देख सकते हैं ये वाला स लग गया, वो भी आधा लगेगा और यही स लगेगा, कोई और स नहीं लगेगा। जब छोटी ई या छोटा ऊ विसर्ग से पहले हो तो हमारा क्या हो जाएगा, जब वो जुड़ रहे हो चाहे जिसमें जुड़े, ठीक है, तो हमेशा ये वाला स का आधा स, ठीक है, ये स, ये वाले स का आधा हलंत वाला लगेगा। ठीक है, निष्कपट दु प्लस कर दुष्कर, नि प्लस फल निष्फल, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे रूल आपको बता दिए हैं। ठीक, अब इस पर आप ये है कि विसर्ग संधि पर या व्यंजन संधि पर आप जितने शब्दों की जितने उदाहरण लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि रूल से करने पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसलिए ये कुछ नियम मैंने आपको बता दिए हैं आपके समझने के लिए, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और विसर्ग संधि अगर संधि विच्छेद करके दिया हुआ है तो पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि अगर संधि विच्छेद रहेगा तो हमेशा अह करके रहेगा। तो आप सीधे समझ जाइए विसर्ग संधि, और जहाँ से पे भी आधे श ये वाले मिल गए सीधे समझ जाइए विसर्ग संधि है। ये कुछ ट्रिक्स हैं विसर्ग संधि को पहचानने की। अगर इस तरह से देता है, संधि विच्छेद वाला दे देता है, तो आप सीधे समझ जाएंगे। मुश्किल यही होती है कि जब इसका संधि पूछ ले आपसे, तो थोड़ी दिक्कत वहाँ होती है। लेकिन आप प्रैक्टिस इसको करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्द लेकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये क्लियर आपका हो जाएगा। तो आई होप कि कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप बुक्स उठाइए और बहुत सारे शब्द को लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ताकि ये और भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।